There was once a king, blessed beyond all other men, a king touched by something divine. He had wisdom, he had glory, he had beauty in the eyes of the world. His kingdom flourished, his people absolutely adored him, and for a brief moment in history, it felt like nothing could touch him. But the story of King Solomon is not remembered only because how he rose. It is remembered because of what followed. Because even the greatest gifts in the world can be undone when the man who holds them cannot master it himself. And football once had a king like that too. Not a king of armies, not a king of nations, a king whose emotion was based out of joy, a king of rhythm, a king who made everyone smile. In fact, I would go to say a king who made the even game smile. His name, Ronaldinho. And this is the story of football's very own King Solomon. बाइबल में सोलोमन की एक कहानी काफी इंटरेस्टिंग जगह से स्टार्ट होती है. वो कोई सबसे पावरफुल किंग नहीं था, सबसे एग्रेसिव भी नहीं था, लेकिन वो सबसे गिफ्टेड जरूर था. उसके पास एक ऐसा गिफ्ट था जो पावर से भी बहुत ज्यादा बड़ा था, और उस गिफ्ट का नाम है विजडम. एक रेयर गिफ्ट, एक भगवान ने दिया हुआ गिफ्ट जो ना किसी को पहले मिला था ना उसके बाद किसी को मिला. कुछ ऐसा जो ऑर्डिनरी लोगों से उसे बहुत ही अलग बना देता था. रोनाल्डिनियो की बात भी कुछ ऐसे ही थी, क्योंकि सिर्फ स्किल नहीं था, सिर्फ टैलेंट नहीं था, क्योंकि वो फुटबॉल का चोजन बंदा था. जो आदमी पोर्टो एलेग्रे के स्ट्रीट्स पर और फुटसल कोर्ट्स पे अपना जुनून दिखा रहा था, वो फुटबॉल ऐसे खेलता था जैसे उसने कोई म्यूजिक सुना हो जिसका रिदम सिर्फ उसी को पता हो, और जो बाकी प्लेयर्स कुछ और सुनते थे ना वो समझ पाते थे, क्योंकि रोनाल्डिनियो का हर टच थोड़ा सा इम्प्रोवाइज लगता था, थोड़ा ड्रिबल ज्यादा करता था, हर फेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल एंगल की तरफ से था. वो बाकी फुटबॉलर्स की तरह कभी मूव ही नहीं करता. वो कभी बेंड करता, कभी स्वे करता, कभी ऐसे फ्री किक्स लेता जहां एंगल ही ना हो, और कभी कभी तो बीच मैच में हंस पड़ता क्योंकि सामने वाली टीम को समझ नहीं आता कि यह आदमी कर क्या रहा है. स्टेडियम्स बड़े हो गए, लाइट्स ब्राइटर हो गई, डिफेंडर्स और भी टफ हो गए, लेकिन रोनाल्डिनियो फिर भी ऐसे ही खेलता था जैसे कोई स्ट्रीट का फुटबॉलर हो और वो जहां सिर्फ मजे करने के लिए आया हो. और वही उसकी सुपर पावर थी. बाकी प्लेयर्स आज की तारीख में फिटनेस, फॉर्म, ये सब देखते थे. रोनाल्डिनियो फुटबॉल सिर्फ फुटबॉल के लिए खेलता था, और ये सबसे बड़ा डिफरेंस है. सब कुछ बदलने वाला था फुटबॉल में, क्योंकि इलाइट स्पोर्ट में सबसे रेयर चीज होती है ब्रिलियंस, सबसे रेयर चीज होता है फ्रीडम. और आज के जमाने में मॉडर्न फुटबॉल में आपका नंबर 10 तो फ्रीडम से घूम ही नहीं सकता, क्योंकि रोनाल्डिनियो जैसा प्लेयर आज के जमाने में लायबिलिटी लगने लगता, और यही रोनाल्डिनियो उस जमाने में सबसे फ्री लगता. सोलोमन की तरह रोनाल्डिनियो भी हमेशा अननोन नहीं रहने वाला था. एक टाइम ऐसा आने वाला था जब दुनिया उसकी गिफ्ट देखती और रोनाल्डिनियो के लिए वो जगह काफी नहीं पड़ता. जगह था ग्रेमियो. यहीं से विस्पर शुरू होना चालू हो गया था. कौन है ये लड़का? मतलब ये जो छोटा सा जो लड़का है, ये ग्रोन आदमियों को नटमैग ऐसे कर रहा है और उनके मुंह पर हंस रहा है. ये टीनेजर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को एम्बैरस कैसे कर रहा है. रोनाल्डिनियो सिर्फ फुटबॉल नहीं खेल रहा था, वो फुटबॉल को एक कैनवस समझ रहा था, वो फुटबॉल को एक थिएटर बना रहा था. ग्रेमियो और इंटरनेशनल की डार्बी में उसने अपने आप को सिर्फ अनाउंस नहीं किया, उसने वहां जाके सबके सामने खड़ा हुआ और वो बोला, देखो मैं वो हूं जो तुम कभी नहीं बन पाते. उसने पुराने ऑर्डर को तो एम्बैरस कर दिया. ब्राजील के कैप्टन डुंगा, जो एक डिसिप्लिन और अथॉरिटी का सिंबल माना जाता था, रोनाल्डिनियो उसका कंप्लीट ऑपोजिट निकला, जहां लाइट, इम्प्रोवाइजेशन, जॉय और फिर भी जीतने की जो जुनून थी उसे एक अलग ही प्लेयर बना रही थी. पोर्टो एलेग्रे का वो लड़का सिर्फ फुटबॉल में एंट्री नहीं कर रहा था, वो फुटबॉल को चेंज कर रहा था. कंट्रोल को एक नए वर्ड से रिप्लेस कर रहा था जिसका नाम है इमेजिनेशन. स्ट्रक्चर को इंस्टिंक्ट से और ओबीडियंस को एक्सप्रेशन से. तब दुनिया को एक इंपॉर्टेंट बात समझ आ गई. रोनाल्डिनियो फुटबॉल में फिट होने नहीं आ रहा, यहां फुटबॉल को उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा कोई नॉर्मल फुटबॉलर नहीं है, ये एक जीनियस है, और वो जो कर रहा है ये पिच में किसी के समझ नहीं आ रहा.
देखिए, हर राजा डायरेक्ट अपने सिंहासन पर तो नहीं बैठता, क्योंकि किंग सीधा समिट पर नहीं पहुंचते। टेम्पल बनाने से पहले प्रिपरेशन होती है। सोलोमन के लिए वो इनहेरिटेंस और एसेशन था, रोनाल्डिनियो के लिए वो जगह थी पेरिस, पीएसजी। पीएसजी उस वक्त कोई बड़ी क्लब नहीं थी, माना कि फ्रांस लीग में वो शायद सबसे बड़ी क्लब होगी रोनाल्डिनियो के लिए, बट वो एक परफेक्ट स्टेज था, वंडर किड से वर्ल्ड सुपरस्टार बनने के बीच का एक स्टेज। क्योंकि फ्लैशेस तो ऑलरेडी दिख रहे थे, अब देखना था कि क्या ये ब्राजील का लड़का यूरोपियन स्टेज पे कर पाएगा कि नहीं। जैसे ही वो पीएसजी चला गया, स्वैगर दिखने लग गया, कॉन्फिडेंस दिखने लग गया, अलग अलग ट्रिक्स दिखने लग गए, ऐसे ऐसे 70-80 यार्ड पासेस वो डालने लग गया जहां लोग देख रहे थे और वो पूछ रहे थे चल क्या रहा है ये इतना पतला दुबला सा लड़का पास डालकर हंसते हुए पीछे चला जा रहा है। हर मैच में लगता था कि यहां कुछ तो हाइलाइट्स होने वाला है, लेकिन पेरिस मास्टरपीस नहीं था, वो तो सिर्फ एक स्केच था। दुनिया को रॉ मटेरियल्स तो ऑलरेडी दिख गए थे, लोगों ने उसे कहने लग गए ये लड़का जीनियस है, कैरिज्मेटिक है, इसके पैरों में मैजिक है। और यही मैजिक बहुत दूर इंग्लैंड में मैनचेस्टर में सर एलेक्स को भी दिख रहा था। सर एलेक्स उसे चाहते थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था, बट उस समय आया एक बहुत बड़ा क्लब जिसका नाम है बार्सिलोना। आयरॉनिकली रोनाल्डिनियो उनका फर्स्ट चॉइस कभी नहीं था, क्योंकि बार्सिलोना को चाहिए था डेविड बेकहम, और बेकहम हमेशा से रियल मैड्रिड चाहते थे। लेकिन फुटबॉल हिस्ट्री की कभी कभी कुछ स्ट्रेंज टर्न्स लेती है, आप जरा सोचिए इस बारे में। रोनाल्डो को लग रहा था कि शायद मैं जब स्पोर्टिंग लिस्बन से मैनचेस्टर यूनाइटेड आऊंगा मेरे करियर के लिए बहुत बड़ा जंप होगा। डेविड बेकहम को लग रहा था मैं जब रियल मैड्रिड चला जाऊंगा तो मेरे करियर के लिए बहुत बड़ा जंप होगा। बट रोनाल्डिनियो को ऐसा लग रहा था शायद मैं बार्सिलोना चला जाऊंगा, एक ऐसी क्लब जो अपने अच्छे टाइम पे नहीं है, शायद वो अच्छी हो जाए। बार्सिलोना को लगा वो एक सुपरस्टार साइन कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने एक्चुअली साइन किया वो था उनका एक सेवियर। क्योंकि आपको रोनाल्डिनियो की ग्रेटनेस समझने के लिए हमें वो बार्सिलोना समझना पड़ेगा जो वो आया। ये गार्डियोला का बार्सिलोना नहीं था, ये चावी इनिएस्टा का बार्सिलोना नहीं था, ये मेसी का पीक बार्सिलोना तो था ही नहीं। ये बार्सिलोना एक वुंडेड जायंट थी, एक क्लब जो सीजन आफ्टर सीजन डिसअपॉइंटमेंट्स में जूझ रही थी। इतना डिसअपॉइंटमेंट में जूझ रही थी कि क्लब ने काफी गलत डिसीजंस ले लिए थे और ये क्लब को लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कर रहा था। एक क्लब जो अपनी आइडेंटिटी धीरे धीरे खो रहा था, और तब रोनाल्डिनियो कैंप नौ में एंटर करता है। अगर आपके पास टाइम हो कभी जाके सेविया का वो एक थंडरबोल्ट गोल देखना, क्योंकि वो एक गोल नहीं था, वो एक अनाउंसमेंट था जहां पे ला लीगा में रोनाल्डिनियो ने खड़े होकर कहा, लुक आई एम हियर एंड दिस किंगडम विल शाइन अगेन बिकॉज आई एम द किंग। देखिए, सोलोमन का रेन लेजेंडरी इसलिए बना क्योंकि उसने अपने किंगडम को गोल्डन एज में बदल दिया। आपने तो किंग मिडास की स्टोरी सुनी ही होगी, जो चीज वो छू रहा था सब सोना बन रहा था, और बार्सिलोना के लिए उनका किंग मिडास बन गया रोनाल्डिनियो, क्योंकि रोनाल्डिनियो के साथ आया एक अलग सा लक। फुटबॉल सडनली लाइटर लगने लग गया, ब्राइटर लगने लग गया, मोर प्लेफुल हो गया। बार्सिलोना सिर्फ मैचेस नहीं जीत रही थी, वो लोगों को एंटरटेन कर रही थी, बहुत सारे क्लब को वो एम्बैरेस कर रही थी। और ये एम्बैरेसमेंट जो बार्सिलोना कर रही थी, इसका फेस एक स्माइलिंग जायंट था, रोनाल्डिनियो, क्योंकि उसका चेहरा जॉय का चेहरा बन गया था, जोगा बोनीटो का चेहरा बन गया, ला लीगा का चेहरा बन गया, बैलन डोर और विनर चेहरा बन गया, वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर बन गया, चैंपियंस लीग विनर बन गया।
लेकिन ट्रॉफी सिर्फ आधी स्टोरी ही बताती है। असली स्टोरी है उसकी फीलिंग। क्योंकि जब रोनाल्डिनियो अपनी पीक पर थे, लोग उसे सिर्फ एडमायर नहीं करते थे, लोग इंतजार कर रहे थे, यार बॉल अगली बार कब जाएगा। क्योंकि जब बॉल जाती थी उसे उसके पास एक इम्पॉसिबल सा टच होता था, एक नो लुक पास होता था, एक इलास्टिको हो जाता था, और नेक्स्ट मोमेंट जब एक पूरा स्टेडियम उठकर गैस्प करने लगता था और कहता था भाई क्या प्लेयर है यार वो। ग्रेट प्लेयर्स को रिस्पेक्ट गेम नहीं करता, गेम उनको रिस्पेक्ट सिखाती है। बट रोनाल्डिनियो की जगह गेम रोनाल्डिनियो से ज्यादा प्यार करने लग गई, क्योंकि बॉल रोनाल्डिनियो के पैर से कभी छूटता ही नहीं था। बट कहते हैं ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड। किंग सोलोमन की कहानी एक वार्निंग है दुनिया में। सिर्फ गिफ्टेड होना काफी नहीं होता, सिर्फ ब्रिलियंस दिखाने से आप बहुत बड़े प्लेयर नहीं बन जाओगे। कभी कभी डिवाइन टैलेंट भी फेड होने लगता है जब आपकी डिजायर खत्म हो जाती है। डिसिप्लिन से ज्यादा पावरफुल आपकी डिजायर और आपके वाइसेस हो जाते हैं, तो आपका टैलेंट धीरे धीरे खत्म होने जाता है। रोनाल्डिनियो फुटबॉल का किंग सोलोमन था, एक आदमी जिसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी गिफ्ट्स मिले थे, एक आदमी जिसने बार्सिलोना में गोल्डन किंगडम बिल्ड किया था, एक आदमी जिसने फुटबॉल को और ब्यूटीफुल बना दिया। लेकिन सोलोमन की तरह वो भी हमेशा उस गोल्डन एज में नहीं रह पाया। टेम्पटेशंस बढ़ गए, फोकस ब्लर हो गया, किंगडम कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो गया। और फिर भी रोनाल्डिनियो को लोग बिटरनेस के साथ याद ही नहीं रख पाते, क्योंकि वो एक ऐसा अजूबा था जो हर मैच में कुछ ना कुछ अलग करता था। क्योंकि कुछ प्लेयर्स अचीवमेंट्स के लिए याद रखे नहीं जाते, रोनाल्डिनियो को याद रखा जाता है उस फीलिंग के लिए जो उसने फुटबॉल को दिया। उसने फुटबॉल को हंसना सिखाया, गेम काफी टेंस मोमेंट होता था तो वो डांस कर लेता था। उसने लोगों को बोला कि स्माइल करो यार, ये तो सिर्फ 90 मिनट का खेल है, पता नहीं अब क्या होने वाला है। और शायद इसीलिए उसका फॉल इतना ह्यूमन लगता है, क्योंकि रोनाल्डिनियो कोई मशीन नहीं था जो हमेशा से डोमिनेट करता रहा। वो एक मिराकल था जो दुनिया को याद दिलाने आया था कि फुटबॉल का असली मतलब क्या है। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं, ब्रीफली, ब्रिलियंटली, अनफॉरगेटेबली। रोनाल्डिनियो शायद कुछ किंग्स जितना लंबा रूल नहीं कर सका, लेकिन कुछ ग्लोरियस सालों के लिए फुटबॉल उसका था। मैं आज भी कहता हूं कि 20-25 साल होने के बाद आज भी अगर आप फुटबॉल की दुनिया में ट्रिक्स की बात करोगे, फ्लेयर की बात करोगे, स्किल की बात करोगे, शायद रोनाल्डिनियो जैसा प्लेयर आज की तारीख में ना है ना होगा। पता नहीं कल को आएगा या नहीं, बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि फुटबॉल हैज़ लॉस्ट अ जेम। उसके लेटर ईयर्स वो कहीं सारे क्लब में खेल रहा था, बट वो बार्सिलोना का रोनाल्डिनियो, वो ब्राज़ील का रोनाल्डिनियो जिसने डेविड सीमन को खड़े के खड़े रखा, वो रोनाल्डिनियो जिसने टो पोक के साथ एक गोल मारा, जिसके वजह से पूरी फुटबॉल की दुनिया देख रही थी और कह रही थी वाह क्या जीनियस है। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनदर एपिसोड ऑफ पीएन प्लेबुक।